नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं सतीश भूटानी कुशलीपुर के फार्म हाउस पर मौजूद हूं। हम बात करेंगे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से। 5 बार के विधायक और काफी गहरे राजनीतिक पकड़ रखते हैं। हरियाणा की राजनीति को पलवल से चलाने वाले करण सिंह दलाल से आज बात करेंगे खास मुद्दों पर। हरियाणा की राजधानी को लेकर करण सिंह दलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने भी जवाब दिया था। आइए जानते हैं दलाल से कि आज की स्थिति में हरियाणा की राजनीति जो चल रही है उस पर उनकी क्या दृष्टि है। दलाल साहब, आजकल काफी छाए हुए हो आप हरियाणा की राजनीति में। चंडीगढ़ जाके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मसला उठाया आपने अलग राजधानी का, काफी गहमागामी भी रही है उसके ऊपर। आएंगे किस मामले में, क्या आपकी राय है? हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का जो मामला है, तो जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग जब राज्य बने तो उस वक्त ये मसला सामने आया था कि चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की रहेगा या हरियाणा की रहेगा। तो उस वक्त जो शाह कमीशन 1966 में मिसेज इंदिरा गांधी जी ने बनाया, तो 66 में जो शाह कमीशन ने सिफारिश की थी कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी होगा। उसके बाद ये मामला लंबित रहा, क्योंकि अबोहर फाजिल्का के हिंदी स्पीकिंग एरियाज को हरियाणा में लाना था, SYL के निर्माण को करना था, पानी का बंटवारा होना था। तो ये सारी बातों में ये चंडीगढ़ राजधानी का जो मामला है ये इतना खराब हो चुका है कि जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो लोगों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में 2 राजधानी हो सकती हैं, उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में 2 राजधानी हो सकती हैं, और राजधानी का ना होना, इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ दक्षिणी हरियाणा में महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी से लेकर के पलवल, होडल, मेवात तक के लोगों को जब वो चंडीगढ़ जाते हैं तो आज 2200 रुपये टोल गाड़ी का उन्हें वापसी घर आने तक देना पड़ता है। चंडीगढ़ में ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती है। चंडीगढ़ आज एक ऐसा शहर बन चुका है जो पूरे देश में सबसे महंगा शहर है। तो वक्त आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये हरियाणा अपनी राजधानी बनाए। और राजधानी बनाने के लिए जो भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने, जो पिछले दिनों अपना दावा चंडीगढ़ के ऊपर जताया, तो उसका हमने विरोध किया। हमने भगवंत मान जी को ये कहा है कि आज चंडीगढ़ जो राजधानी है वो हरियाणा पंजाब की दोनों की मिली हुई राजधानी है, और 40% हिस्सा चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का माना जाता है। तो अगर भगवंत मान चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं और हरियाणा के लोगों को तकलीफ है कि वो चंडीगढ़ जाने में उन्हें तकलीफ होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, वहाँ सम्मान नहीं मिलता, एक किराएदार की हैसियत से हरियाणा के लोग आज वहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं, तो मैंने उनको ये सुझाव दिया कि 22,000 हेक्टेयर जमीन चंडीगढ़ की है, 40% हरियाणा का जब हिस्सा हमारा है तो 4400 हेक्टेयर यानी 11,000 एकड़ जमीन उसमें हरियाणा की है चंडीगढ़ के अंदर। तो पंजाब सरकार या केंद्र की सरकार 11,000 एकड़ जमीन का कलेक्टर रेट के हिसाब से हरियाणा को पैसा दे, और हरियाणा को आज ही चंडीगढ़ को खाली करने की जरूरत नहीं है। वो खाली जब करें जब हमारी राजधानी का निर्माण पूरा हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों नहीं बनने देते हैं? ऐसी क्या रुकावट है? ना किसी कोर्ट का स्टे है, ना किसी अकॉर्ड का उसमें कोई मामला है। SYL का जहाँ तक मामला है, SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला किया हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हरियाणा को SYL के मार्फत जो रावी व्यास का पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो उसके लिए जो पानी का बंटवारा होना है वो ट्रिब्यूनल करता है। तो हमने ये मांग की है कि जो रेडी ट्रिब्यूनल इस वक्त बंद पड़ा है उसमें जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनकी नियुक्ति की जाए। वो हरियाणा पंजाब में पानी के बंटवारे का फैसला करें,
सुप्रीम कोर्ट ने नहर बनाने का आदेश दे रखा है, SYL बनेगी, रावी व्यास के पानी का ट्रिब्यूनल फैसला करेगा तो वो पानी हरियाणा को मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में आज वक्त आ गया है कि हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा की नई राजधानी बनाना चाहिए। कोई नेता या कोई पार्टी विपक्ष में होती है, इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उछालती है, लेकिन जब वो सत्ता में होती है तो वह बात उलट जाती है। कांग्रेस की सरकार रही पंजाब में, हरियाणा में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पाया। ऐसे ही नरेंद्र मोदी PM हैं, पहली जो उनकी टर्न रही है उसमें पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में मनोहर सरकार थी, और अब आपने ये मुद्दा उठा दिया। क्या वजह है कि जब कांग्रेस की सरकार रही थी दोनों स्टेटों में और केंद्र में, तब ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? ये आपका जो कहना है बिल्कुल बहुत ही जायज़ बात आपने कही है। चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही केंद्र में भी, हरियाणा और पंजाब में भी, चाहे भाजपा और अकाली दल की केंद्र में रही, हरियाणा पंजाब में रही, इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब मैं 5वीं दफ़ा विधायक बना तो हरियाणा की विधानसभा में मैं इस मुद्दे को उठाता आया हूं कि हम अपनी राजधानी क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ पहुंचने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, ना हमें सम्मान मिलता है। और हरियाणा सरकार भी चंडीगढ़ के अंदर एक किराएदार की हैसियत से वहाँ पर रहने लगी हुई है, ना हमारे सरकारी मुलाजिमों को घर मिलते हैं। जो PGI है, PGI में 40% हिस्सा हरियाणा सरकार का जाता है, लेकिन हमारे मरीजों को वहाँ दाखिले नहीं होते। जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ हरियाणा के बच्चों के दाखिले नहीं होते। स्टेडियम और खेलने के या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमारा वहाँ कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए राजधानी के बिना हमारी हालत उन बच्चों की तरह है जिन बच्चों के माँ बाप ना हों। तो इसलिए अगर हमारी राजधानी होगी, हमारा एयरपोर्ट अलग होगा, हमारा हाई कोर्ट अलग होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, संयुक्त रूप से है, वहाँ वहाँ आपका बोलबाला है हरियाणा का? नहीं, आज के मायने में पंजाब का हिस्सा क्योंकि ज़्यादा है तो उनका दबदबा ज़्यादा माना जाता है। तो हमारा कहना ये है कि आज भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर भी है, भाजपा की हरियाणा के अंदर भी है, और भगवंत मान चंडीगढ़ को लेना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार को आगे बढ़ कर के और हरियाणा सरकार को भी आगे बढ़ कर के, जैसे अनिल विज जी ने, जब मैंने ये प्रस्ताव रखा अभी 10 दिन पहले, तो अनिल विज जी ने उसका समर्थन किया कि भाई हमें पैसा दे दो और हम अपनी राजधानी बना लेंगे। तो यही बात जो अनिल विज ने कही है, ये सभी नेताओं को इस बात के लिए रजामंद होना चाहिए। अब अगर हरियाणा की नई पीढ़ी की हम ये चिंता नहीं करेंगे, उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं करेंगे, तो आने वाली संतानें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इनेलो भी एक पार्टी है हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला उसके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। SYL के मुद्दे पर उनकी पार्टी की सरकार भी बनी थी। चौधरी देवीलाल उनसे पहले निर्माण को लेकर आंदोलन भी चला चुके हैं और उनकी भी सरकार बनी थी। तो साथ में अबोहर फाजिल्का का मुद्दा भी उठाया था चौधरी देवीलाल ने। तो आप हिंदी भाषी शहर हैं, उनके भी ट्रांसफ़र करवाने के हक में हैं? देखिए, वो तो जो इंदिरा अवार्ड है कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा को आने हैं, चंडीगढ़ जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में चंडीगढ़ पंजाब को जाना है, वो वर्ष 1985 में ये फैसला हुआ है। पंजाब की सरकार SYL का निर्माण करने का फैसला है। SYL की कीमत को राजीव गांधी जी जब पलवल में वर्ष 1991 में जनसभा को संबोधित करने आए थे, तो उन्होंने यहाँ ऐलान किया था कि SYL का सारा पैसा केंद्र सरकार देगी। तो आज जब लालों की राजनीति हरियाणा में हुआ करती थी, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि हरियाणा की राजधानी करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में बना दी जाए, और केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपया उन दिनों देने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर राजनीति के चलते वो सारा मामला खटाई में चला गया। तो जब लालों के समय में हरियाणा की राजधानी बनाने का मुद्दा तय हो गया था, तो आज के ज़माने के राजनेता क्यों नहीं इकट्ठा होकर के हरियाणा की राजधानी बनाने की बात करते हैं। तो अलग राजधानी का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारा एयरपोर्ट अलग होगा, हमारा हाई कोर्ट अलग होगा, हमारी PGI अलग होगी,
हमारे स्टेडियम अलग होंगे, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ के हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो बनेंगे। आज चंडीगढ़ में हरियाणा के 2% लोग रहते हैं। जब हमारी राजधानी होगी तो सारा ही हरियाणा वहाँ रहेगा। और आज हरियाणा एक जुगाड़ की तरह है, राज्य की तरह नहीं है, एक जुगाड़ है। हर 2 जिलों में एक हरियाणा बना हुआ है। वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो आगे उनसे बात नहीं करते हैं, तो इसका राजनीतिक नुकसान होता है। तो हरियाणा के इस राज्य को पूरा दर्जा देने के लिए, हरियाणा के आने वाले भविष्य की संतानों को राज्य की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चंडीगढ़ का दावा छोड़ करके चंडीगढ़ में हम रहें जब तक हमारी राजधानी नहीं बनती है, लेकिन वहां रहते हुए अपनी राजधानी का निर्माण करने का काम शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी देश के अंदर राज्य हैं उनकी राजधानी होगी। तो हमें चंडीगढ़ से क्या लेना है? चंडीगढ़ कभी किसी जमाने में दुल्हन की तरह होता था। जब चौधरी भजनलाल जी ये बात कहा करते थे, भाई चंडीगढ़ तो एक नई दुल्हन की तरह है, इस नई दुल्हन को कौन छोड़ देगा। लेकिन आज एक चंडीगढ़ बूढ़ी औरत का रूप ले चुका है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा जाम लगते हैं, वहाँ महंगाई इतनी है कि देश का सबसे महंगा शहर चंडीगढ़ है। कर्मचारियों के लिए वहाँ मकान नहीं उनके पास। तो इतने महंगे शहर में हरियाणा के लोग जबरदस्ती क्यों चंडीगढ़ का राग अलाप रहे हैं? और लोग नहीं अलाप रहे हैं, नेता अलाप रहे हैं। या तो हरियाणा के आईएएस अधिकारी या हरियाणा के नेता केवल वो चाहते हैं चंडीगढ़ में राजधानी। हरियाणा का जनमानस चंडीगढ़ की राजधानी में कोई रुचि नहीं रखता है। और वक्त आ गया है कि अब सबको मिलकर के नई राजधानी के निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए। दलाल साहब, जो राज्यों का मामला होता है, राजनीतिक रूप से भी लगा लो, सीमावर्ती जो इलाके होते हैं या दो सीमाओं के बीच में विवाद होता है, केंद्र उसमें दखलंदाजी भी कर सकता है या करनी भी चाहिए। कांग्रेस ने पहले गलती की दोनों स्टेट में, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब पहली गलती वहाँ पर हुई, मामला नहीं सुलझा। फिर मोदी की सरकार बनी, तब भी अकाली और भाजपा की सरकार थी पंजाब में, हरियाणा में मनोहर सरकार थी, ये पेचीदा मामला नहीं सुलझा, कोर्ट में विचाराधीन रहा, हर बार ये बात कह तर्क दे दिया जाता है। अब हरियाणा में मनोहर सरकार है, यूपी में योगी सरकार 2 है, और केंद्र में मोदी की सरकार है, यानी कि तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, फुल फ्लैश सरकार है। दीक्षित अवार्ड लागू हुआ है, हर बार दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद चलता है यमुना नहर के ऊपर। यमुना रास्ता बदल देती है तो खून खराबा भी हो जाता है, कई बार बड़ी वारदातें भी हुई। अपनी हरियाणा विधानसभा में ये क्वेश्चन भी उठाया था आपने। तो क्या ये अब फसल कटाई का सीजन चल रहा है, इस समय फिर एक बार खूनी हंगामा हो सकता है या खूनी मंजर हो सकता है? चांदहट के लोग पलवल के डीसी से भी मिले, क्या लगता है कि इस विवाद को भी सुलझा लेना चाहिए सरकारों को? निश्चित तौर पर जो जमुना का जो हरियाणा से गुजरना है, बड़े अफसोस की बात है कि इस यमुना के पानी पर या यमुना के रख रखाव पर हरियाणा का कोई स्वामित्व नहीं है। तो ये भी बंटवारा होना चाहिए कि आगरा नहर के अंदर आने वाला पानी और यमुना के अंदर आने वाला पानी, गुड़गांवा नहर के अंदर आने वाला जो पानी है, इसका भी बंटवारा हो। और हरियाणा में जहाँ यमुना गुजरती है, इसका अधिकार हरियाणा के पास, इसका स्वामित्व होना चाहिए। वरना यूपी के जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की तरफ बांध बनाने का काम करती है और पानी टकरा करके हरियाणा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसा आपने कहा, फिर खून खराबे होते हैं। हमारी ज़मीनें यमुना के उस तरफ भी हैं हरियाणा की। तो ये जो दीक्षित अवार्ड है, ये भी कई सालों से लंबित है। तो जब हम नई राजधानी बनाएं तो यूपी के साथ भी बैठ करके और ये पानी का, यमुना का और दीक्षित अवार्ड की ज़मीनों का फैसला करने का समय आ गया है, ये करना चाहिए। तारीख पे तारीख के बाद अब 10 तारीख फिक्स हो गई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आ रहे हैं पलवल एलिवेटेड पुल का उद्घाटन करने के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपकी तो शुरू से मांग रही है कि ये 6 लेन होने चाहिए था। ये मेरी मांग नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली से आगरा तक, ये 6 लेन प्रोजेक्ट है और ये टोल रोड है। यहाँ लोग पैसा दे करके फिर इस सड़क के ऊपर चलते हैं। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भाजपा की सरकार ने किया है। पहले कृष्णपाल ने भी और औरों ने मना किया था कि हम गदपुरी में टोल नहीं लगने देंगे, लेकिन आज जो औरंगाबाद से आगे टोल है उसको समाप्त करके और पलवल की आबादी पर टोल थोपने के लिए गदपुरी के अंदर टोल शुरू किया जा रहा है। और
ये जो पलवल के अंदर 3 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है, ये जानबूझ करके पैसा जो केंद्र सरकार के मंत्री और ठेकेदारों ने मिलकर के खाया है। और 4 लेन का जो ये फ्लाईओवर है, ये पलवल के लिए हमेशा मुसीबत बना रहेगा। अगर ऊपर कोई बस या ट्रक खराब हो जाता है तो फिर से वही जाम की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए जब तक ये 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनता, तब तक सरकार को टोल लगाने का कोई हक नहीं है। इलाके के साथ बहुत बड़ी जाती है और ये वादा खिलाफी है। कृष्णपाल जी ने भी और हरियाणा के भाजपा के नेताओं ने कई दफ़ा ऐलान किया था कि हम गतपुरी के अंदर टोल नहीं लगने देंगे। तो आज कहाँ गए वो नेता? आज क्यों ये पलवल के लोगों को लुटवाने के लिए इस गतपुरी टोल का इन्होंने नया इंतजाम वहाँ पर किया है? कृष्णपाल गुर्जर ने तो ये भी चुनाव से पहले ये भी कहा था, अपने चुनाव से पहले 2014 से पहले, कि जो मित्रोल का औरंगाबाद का जो टोल टैक्स है वो है जजिया कर, और जजिया कर तो फिर भी बना रहा। अब टोल टैक्स आ गया यहाँ पर गतपुरी के पास। क्या लोगों का विरोध उभरेगा इसमें? देखिए, इसका तो बहुत बड़ा विरोध यहाँ पर होना चाहिए। और कल मैंने इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाई है कि हम वहाँ ये खुलासा करेंगे कि सरकार की जाति का किस तरीके से हम मुकाबला करेंगे। तो कल आप भी वहाँ आइए और कल सबके सामने हम बताएंगे कि इस जो टोल ये गलत गैर कानूनी तरीके से पलवल के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इससे कैसे निजात इलाके के लोगों को दिलानी है। पिछले 7-8 साल से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस सरकार अपनी नहीं बना पाई है। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीत के बाद उत्साहित होकर एक दावा ठोक दिया है, अब की बार हरियाणा में आपकी सरकार। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी। कांग्रेस क्या दावा करती है? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चंद्र ग्रहण बनकर आई है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी का जो लोकप्रियता, जो लोग मानते हैं कि वो देश के अंदर बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। अगर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता रहेगी तो हरियाणा में जो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का होता था वो तिकोना मुकाबला होगा। और तिकोना मुकाबला अगर होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा है। तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अगर अस्तित्व बढ़ता है तो कांग्रेस की सरकार को हरियाणा में कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम फेस हुए पहली बार, अगली बार सीएम फेस नहीं रहे, उससे पहले ही उनको पार्टी से निकलना पड़ गया। यही हाल कमोबेश हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। सीएम फेस हरियाणा में कांग्रेस उनको नहीं बना रही है। पिछली बार भी नहीं बनाया था, आपकी तरफ से मांग थी। तो क्या ये लगता है कि जब तक सीएम फेस नहीं घोषित करेंगे तब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती? हरियाणा में अभी 2.5 साल का अरसा चुनावों में बाकी है। 2.5 साल बहुत लंबा समय होता है। 2.5 साल में अभी कई माहौल बनेंगे, कई हालात बदलेंगे। हमारा ये मानना है कि जब सही वक्त आएगा तो मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री के फैसले की ज़रूरत नहीं है। आज तो केवल संगठन को बनाने की ज़रूरत है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हरियाणा स्तर पर हमारा संगठन बने और ये जो कांग्रेस के अंदर मतभेद है इनको ख़त्म किया जाए। आपस में मिलकर के लोगों की लड़ाई लड़ें। आज महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बेरोजगारी घर घर में घुसी हुई है। महंगाई के ये आलम है कि आम आदमी का जीना हराम हो रहा है। तो चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे कृषि से जुड़े हुए दूसरे बातें हों, तो कांग्रेस को मिलकर के लड़ने की तैयारी चल रही है। और जल्दी ही कांग्रेस मिलकर के इस हरियाणा में अपना एक नया स्वरूप लेके आएगी। और मुख्यमंत्री की जहाँ तक सवाल है, वो तो जब चुनाव होगा तब उसके पहले ही बातें हो जाएंगी। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल उड़ती उड़ती खबरें सोशल मीडिया पे चली थी कि हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। सोशल मीडिया में ही ये बात निकल के आई थी कि हुड्डा साहब ने 30 सीटें मांगी, केजरीवाल ने मना कर दिया कि जब तक आएंगे नहीं हम ये कमिटमेंट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया की इतनी चर्चा क्यों? किसी कोई तो बात होगी इसमें? ये भाजपा की शरारत है। भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से समझती है कि कांग्रेस ही भाजपा को हरियाणा में आने वाले दिनों में पटक नहीं देगी, तो वो झूठा प्रचार इस तरीके से चलाते रहते हैं। हुड्डा जी का आम आदमी पार्टी से क्या लेना देना हो सकता है जब वो कांग्रेस में लीडर ऑफ अपोजिशन है?
और आम आदमी पार्टी आज हरियाणा में एक भी एमएलए नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन आम आदमी पार्टी के पास क्यों जाएगा, किस लिए सीट मांगेगा, क्या कोई चुनाव हो रहा है, अभी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब बातें बीजेपी का जो ये इनकी आदत है कि ये दुष्प्रचार करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं, दूसरे लोगों को झूठी तौर अफवाहें बना करके बदनाम करते हैं, ये सारी बातें बीजेपी की शरारत है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की सरकार थी पहली टर्म में, आप हरियाणा प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। 23 अगस्त 2009 को आपने हुड्डा सेक्टर में, जो सोना रोड पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण कराया था, उद्घाटन किया था। आज उसी पार्क में 8 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ दूसरी बार छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले 3 अप्रैल 2018 में हुई थी। क्या कहेंगे कि इस वारदात के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश ही नहीं दुनिया के एक बहुत बड़े नेता हैं, और जो उनकी छवि है वो दलित समाज में ही नहीं बल्कि देश के अन्य वर्ग के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के उनके हितों के खिलाफ है, और वो कहीं ना कहीं आरक्षण को छेड़ना चाहते हैं, और बाबा साहब की प्रतिमाओं का जो ये इस तरह से अपमान किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो साजिश है वो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की है। जब अप्रैल 2018 में भी चुनाव से पहले यही हरकत हुई थी, अब ये नगर परिषद नगर निगम के चुनावों की उम्मीद में ही बैठे हुए हैं, अब भी चुनाव से पहले ये हरकत हुई है। तो ये हरकत जो भाजपा के जो नेता हैं ये उनकी शरारत है, और हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि जिन्होंने भी ये हरकत की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और प्रतिमा जो खंडित हुई है वो प्रतिमा को बदल के नई प्रतिमा लगाया जाए, और उसकी सुरक्षा हेतु वहाँ पूरा इंतजाम किया जाए। बल्कि वहाँ पुलिस की चौकी जो हथीन गेट चौकी है, यहाँ इनके पास जगह भी नहीं है, वहाँ इतना बड़ा स्थान है, ये चौकी वहाँ क्यों नहीं जाती? अगर चौकी वहाँ जाएगी तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोई प्रतिमा को खंडित करे, इलाके की शांति भंग ना हो, गरीब लोगों का भी विश्वास सरकार और शासन में बना रहे। इसलिए इस घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं, शरारती लोग हैं, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और आइंदा इस तरह की हरकत बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ ना हो सके, तो उसके लिए भी प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज के समय में ये चल रहा है कि करण सिंह दलाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपके कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं, समीक्षक भी लगातार इस बारे में चर्चा भी करते हैं। चाय की दुकान हो या फिर पार्क हो, वकीलों की बेंच हो, वहाँ पर भी ये चर्चा लगातार चलती रहती है कि करण सिंह दलाल इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी है, और अगर पार्टी ये फैसला करती है कि चुनाव मैंने लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन आज लोकसभा के चुनाव का कोई जिक्र ही नहीं है। और चुनाव लड़ना राजनीतिक आदमी का काम होता है। विधानसभा का चुनाव लड़ें या लोकसभा का चुनाव लड़ें, ये बात तो जब चुनाव आएगा तभी साफ होंगी। कांग्रेस के अंदर मेरे से भी वरिष्ठ नेता इन दोनों जिलों में हैं, तो पार्टी अगर ये समझती है कि किसी और को लड़ाना है तो चुनाव वो लड़ेंगे, पार्टी अगर मेरे लिए कहती है चुनाव मैं लड़ूंगा। लेकिन आज कोई चुनाव का माहौल नहीं है। आज कोई चुनाव का माहौल नहीं है, लेकिन जब से आप फरीदाबाद में शिफ्ट हुए हैं ना, तब से चर्चा में ज़्यादा बल मिला है। नहीं, फरीदाबाद में जो मैं शिफ्ट हुआ हूँ उसमें मेरी मजबूरी है कि पलवल का जो घर है वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, और फरीदाबाद का मेरा घर खाली पड़ा हुआ था। मैंने उसको बेचने की भी कोशिश की लेकिन वो बिका नहीं। तो मैंने 3 दिन फरीदाबाद में रहने का इसीलिए फैसला किया है कि 3 दिन मैं फरीदाबाद में रहूँगा, 4 दिन पलवल के अंदर रहूँगा। और मेरा जो पलवल का घर है 30 साल पहले बना था, उसमें भी मरम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो उसका भी काम नए सिरे से हो जाएगा। फरीदाबाद में भी रहने का एक मौका मिल रहा है, तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पलवल और फरीदाबाद एक ही इलाका है, कोई अलग अलग थोड़े हैं। एक ही भाषा है, एक ही चलन है, एक ही सामाजिक और राजनीतिक हालात हैं। तो फरीदाबाद जिला तो पलवल का एक हमारा बड़े भाई के तौर पर है, तो वहाँ रहना कोई गुनाह नहीं। वहाँ रहना कोई चुनाव लड़ने का ऐसा वो नहीं है कि वहाँ रहने का मतलब ही चुनाव लड़ना है। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस था, हमने बात की, चर्चा की उनके साथ, नेताओं के साथ।
उनका ये कहना था कि पिछले 7 सालों में इतने विकास कार्य हो गए जितने पिछले 40 साल में नहीं हुए। उनमें 30 साल करण सिंह दलाल की राजनीति भी रही है, ये स्पष्ट कहा उन्होंने। क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक पलवल का सवाल है, पलवल का जो अस्तित्व है वो हमने लोगों के साथ मिलकर के संघर्ष किया, पलवल को जिला बनाया, पलवल के सीवर हमने डलवाए, पलवल के नाले हमने बनाए, पलवल के अंदर पार्क हमने बनाए, पलवल के अंदर राजकीय महाविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हमने बनाया। पलवल का सचिवालय सबसे उत्तर भारत में सबसे सुंदर हमने बनाया और यहाँ बिजली के जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया। शहर के अंदर पीने के पानी का इंतजाम जो सबसे बढ़िया हरियाणा में है वो मैंने करवाया था। रेलों के पुल हमने बनाए, विधानसभा के क्षेत्र हमने बनाए। तो भाजपा ने क्या काम किया, ये कोई एक काम बताएं। ये सिवाय हमारे बनाए हुए पार्कों में, हमारे बनाए हुए भवनों में बिजली की भी मरम्मत है तो उसका भी वहाँ पत्थर लगा रहे हैं। भाजपा सरकार हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद जिले के लोगों की मेहरबानी से है और आज सबसे ज़्यादा दुर्गति इन 2 जिलों के लोगों की हो रही है। ये तरक्की की बात करते हैं, हम तो सीधा कहते हैं कि इन्होंने पलवल और फरीदाबाद को बर्बाद करने का काम किया है। आज हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। भाजपा के लोग अपने धंधों में लगे हुए हैं, भाजपा के जो नेता हैं वो नाजायज कॉलोनियाँ काटने का काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता यहाँ जितने भी जो गैर कानूनी धंधे हैं, जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला तहसीलों में, थानों में, डीसी ऑफिस में, नगर पालिका के ऑफिस में, डीटीपी के ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में और तो और बुजुर्गों की पेंशन भी 20,000 रुपये रिश्वत देने के बाद बनती है। तो भाजपा ने तो इस इलाके को शर्मिंदा किया है। कहाँ पलवल की धाक हुआ करती थी पूरे उत्तर भारत में, कहाँ आज पलवल का मखौल बना हुआ है। और उसकी मिसाल ये 3 किलोमीटर का पुल है। भाजपा ने क्या यही विकास किया है कि 6 जो लेन के पुल को 4 लेन का बना करके हमारे लिए हमेशा के लिए जो आफत खड़ी कर दी। और जो अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने का फैसला हमने सबने मिलकर कराया था, आज तक उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो भाजपा झूठ और षड्यंत्र की राजनीति का सहारा ले रही है। एक भी भाजपा के विधायक और सांसद की मजाल नहीं है कि वो लोगों को बचाने के लिए आगे आ सके। आज लोग लुट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली के छापों की आप हालत देखिए, गरीबों के घरों में बिजली के छापे पड़ते हैं। हमारे 30 साल के राज में हमारा विरोधी भी कोई बताए हमने किसी के यहाँ बिजली का छापे डलने दिए? बिजली आती नहीं। आज बिजली की कितनी बड़ी कमी है। पीने का पानी शहर में जाइए, गरीबों के मोहल्लों में पीने का पानी नहीं है। तो भाजपा ने तो इस पलवल को शर्मिंदा किया है। जो हमने पलवल की एक नींव रखी थी उस नींव को इन्होंने हिलाने का काम किया है। और लोगों को शर्म आती है कि ये भाजपा की जो सरकार हरियाणा में बनी है, सबसे ज़्यादा शोषण फरीदाबाद और पलवल की 36 बिरादरी के लोगों का हो रहा है। और भाजपा का कोई सांसद, भाजपा का कोई विधायक, भाजपा का कोई कार्यकर्ता लोगों के बचाव में नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कि दलाल राज में बदले की भावना से राजनीति होती थी, जो जेल होती थी विरोधियों से भरी रहती थी। और आप कह रहे हैं कि हमने काम किए हैं। भाजपा के शासनकाल में हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। भाजपा के शासनकाल में यहाँ रोज विरोधियों के जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स के छापे सारे के सारे हमारे और हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में गुंडा बदमाश सर चढ़ करके रोज बैंक डकैतियां होती हैं, लोगों की दुकानें लुटती हैं, रोज प्लॉटों पे कब्जे हो रहे हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देते थे। और जो गुंडा बदमाश जो हरकतें करते थे हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले भी करते थे। हमारी सरकार आएगी, इन गुंडों को फिर ठिकाने लगाने का काम करेंगे। हम अपने इलाके की शांति को भंग नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। बड़ी ही सहजता के साथ उन्होंने उसी प्रकार से जवाब भी दिया, हमारे टेढ़े सवालों का भी जवाब उन्होंने मुस्करा कर दिया। करण सिंह दलाल का ये कहना है कि पिछले 7 सालों में जो विकास कार्यों की दावा करते हैं, उनके राज में सारे ही विकास कार्य हुए। बीजेपी के राज में आज बलात्कार, चोरी, आगजनी, लूटपाट और कब्जों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुसलीपुर के फार्म हाउस से सतीश भूटानी।